अडानी अंबानी को खुश करने के लिए किस तरीके से देश में 3 कृषि कानून लाया गया और 3 कृषि कानूनों का जो विरोध हुआ देश के किसानों ने, तो उनको क्या कहा गया? आप याद करिए कि किसानों को खालिस्तानी कहा गया, इस देश के किसानों को आतंकवादी कहा गया, इस देश के किसानों को नक्सली कहा गया, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा। लेकिन जब 13 महीना दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन के जरिए देश के हुकूमत को जब झुका दिया लोगों ने, तो प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस देश के किसानों के साथ देश के प्रधानमंत्री ने भूमि अधिग्रहण कानून में मिले हुए अधिकार को शिथिल करने का काम किया। जो 4 गुना जमीन का दाम देने की बात थी अधिग्रहण में, आज मूल भाव भी किसी जमीन का नहीं मिल रहा। वह चौसा का बिजली घर हो या हमारा NH 84 जो जाता हो या NH 30 जाता हो, किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव भारत की सरकार ने लूटने का काम किया। इस मंच से मैं कह रहा हूं, रोड बन गए, हम यात्रा शुरू कर दिए, हजारों किसानों को आज भी जमीन का दाम नहीं मिला। ये कम चिंता का विषय नहीं। देश का धन्ना सेठ, उसके स्टील के दाम बढ़े, उसके सीमेंट के दाम बढ़े, उसके तेल गाड़ियों के दाम बढ़े, लेकिन किसानों का जहाँ बात आया उसके अनाज के दाम लगातार घट रहे हैं। सरकार तो कागजों में कहती है कि मैं इतना दाम दूंगा, लेकिन हाथ में कितना आया? अगर हाथ में किसानों के दाम को देख लें तो पिछले 10 सालों में 25% दाम में भी इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जब उसके खर्चे की बात करें तो उसके खर्चे 100% बढ़ गए। 2 गुना उसका दाम सरकारों ने कर दिया। जो DAP हमको मिलता था 400-450, आज 1400-1300 रुपये का DAP, और यूरिया के बारे में तो चर्चा ही नहीं करना। अब बैग छोटा होता जा रहा है, 50 से 45, 45 से 40। और किसी दिन प्रधानमंत्री जी, अगर नरेंद्र मोदी जी की अगर हुकूमत रही तो किसी दिन ये पता चलेगा कि 5 किलो का बैग हो जाएगा। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, 2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि हालांकि मैं एक बात को मैं साफ कर दूँ आपके, यह देश का चुनाव है, यह तो मुद्दे होने ही चाहिए राष्ट्रीय। हमको तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना है, हम क्यों से जवाब दें? जब राज्य का चुनाव होगा तो हम जवाब देंगे कि हमने क्या किया। अभी तो वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें कि आप लोगों ने क्या किया। आप झांसे में नहीं आइए, चौक चौराहों पे पीछे नहीं हटिए। चौक चौराहों पे भारतीय जनता पार्टी के किसी सवाल का इसलिए जवाब नहीं देना कि जवाब तो उनको देना है, सवाल हमको करना है। दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के लोग सवाल की जगह, सवाल पूछने की जगह जवाब खोजने में व्यस्त हो जाते, और यही भारतीय जनता पार्टी का असल तरीका है राजनीति का। इसीलिए इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूँ, विशेष राज्य का दर्जा का सवाल हो इस देश में, हमारा इसलिए मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा कि हम सबसे गरीब लोग हैं। जातीय और आर्थिक जनगणना के बाद जो हमारी माली हालत है उसके बारे में सभी लोग को मालूम है। इस बिहार को आगे ले जाने के लिए, राष्ट्रीय औसत से ऊपर ले जाने के लिए यह लंबे समय से हमारी मांग रही। हमारी राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में पहला ये मांग हुआ, जो इंडिया गठबंधन के लोग लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, हमारी तेजस्वी जी की जो लड़ाई थी, जो सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, उसमें लगातार हम आगे जा रहे हैं। 1 साल के छोटे से कार्यकाल में अगर हमारा ये आगे हमको मिला अवसर, 25 तक हम हैं, आगे अवसर मिलेगा तो बिहार की तस्वीर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बदल देंगे। यह राष्ट्रीय जनता दल का दृढ़ संकल्प है। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। बहाल किए, 5 लाख हम सरकारी नौकरी दे चुके, और यहाँ बैठे हुए कोई ऐसा गांव, छोटा गांव भी है तो वहाँ कोई न कोई 1-2 लड़का सरकारी नौकरी पाया है हमारा। लेकिन 10 साल से बैठे हैं नरेंद्र मोदी, उनके ज़माने में कोई सरकारी नौकरी गांव में मिली हो तो आप तुलना कर लें। जब इतने सवाल हमारे हैं, हमारे पास इतने मुद्दे हैं, बहस के मुद्दे,
तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव देश में नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने काल्पनिक मुद्दे पे आधार पे इस देश में लगातार जो माहौल बनाने का काम कर रहे, हमने कहा एक काल्पनिक मुद्दा, भगवान राम में सभी लोगों को, यहाँ बैठे हुए लोगों को आस्था है, हम भगवान राम के विरोधी नहीं, लेकिन भगवान राम के नाम पे जो देश में जो हिंसा किया गया, जो हिंसा फैलाने का षड्यंत्र किया जा रहा, जो भगवान प्रेम के संदेश थे, जो अभिवादन राम राम गांव में कहने वाले अभिवादन के रूप में याद करने वाले भगवान राम, जो गांधी के हे राम, आज जय श्री राम, जहाँ मतलब अगर गांव देहात में जय श्री राम का नारा हो तो मान लीजिए वहाँ दंगे की संभावना बन रही है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमारे संघर्ष से ये उदार हिंदू बनाम कट्टर हिंदुओं की लड़ाई आज से नहीं रही देश में, ये हजारों साल से रहा इतिहास। भगवान बुद्ध से लेकर के बेपीसी तक के नेतृत्व में यह आंदोलन उदार हिंदुओं और कट्टर हिंदुओं के बीच में रहा। कभी कभी लगता है कि कट्टर हिंदू जीत जाएंगे, लेकिन इतिहास के किस कूड़ेदान में फेंके जाएंगे, उसी तरह से जैसे जर्मनी में नाजी शासक हिटलर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे, उसी तरह से भारत के इतिहास से नरेंद्र मोदी का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। इस मंच से मैं कह रहा हूँ, भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं किया, कभी भी कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं किया। हमेशा भारत समतावादी समन्वयवादी लोगों के ही इतिहास आज जिंदा। आज दुनिया के किसी कोने में भारत के प्रधानमंत्री चले जाते हैं तो वहाँ क्या देते हैं, संदेश के रूप में क्या देते हैं देश के प्रधानमंत्री? या तो भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं या महात्मा गांधी के प्रतीक चिन्ह। इसी दो प्रतीकों के बीच में पूरी दुनिया में भारत का नाम है। कोई तीसरा नाम भी अगर कोई है तो बता दे, क्योंकि हम लोग तो रोज आप बैठे हुए सभी टीवी चैनलों पे देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने कोई विदेशी आगंतुक का स्वागत किस प्रतीक चिन्हों के माध्यम से किया। भारत माता का मंदिर बनाने वाले महात्मा गांधी, भारत माता का मंदिर बनाने वाला पहला कहाँ बना? वाराणसी में बना, महात्मा गांधी ने बनाया था। कोई भी मिट्टी और जमीन माँ के ही समान होती है, लेकिन आज वोट की राजनीति में बदल करके भगवान जो हमारा भारत का जो नक्शा था, जो भारत मेरी माता थी, आज उसको प्रतीक बदल दिया गया। आप देखते होंगे कि आरएसएस और संघ के लोग किस तरह से उसको विद्रुत कर दिया कि भारत हमारे भारत मेरी माँ नहीं, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में वो अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत का नक्शा मेरी भारत जिसको माता मान करके स्थापना हुआ, आज उनके प्रतीक चिन्हों को भी बदल देने का काम, ठीक कह रहे थे मुकेश जी, जिस तरह से लगातार नाम बदल रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का कब नाम बदल दें। इस देश में नाम बदलने की जो परंपरा शुरू किया है देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग, पता नहीं किसका कब नाम बदल दे, कोई ठीक नहीं। इस देश भर में आप देखे होंगे, इस देश का किसान जो देश